हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एनालिटिक फंक्शन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। लेट तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। एस बी ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। Then a function f from S to another complex plane C is called a complex valued function of complex variable. Is called a complex function of a complex variable. For example, f of z equal to z square plus z. This is complex valued function of complex variable. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी यहाँ हम इनपुट देंगे, कोई भी यहाँ z की वैल्यू देंगे, एफ जेड हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इसी चीज को हम ऐसे ही लिखते हैं थोड़ा। z की हम वैल्यू पुट कर देंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई। अब ये कितना हो जाएगा, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई। अब ये आ जाएगा इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो उसके हम रियल पार्ट को यू एक्स वाई से डिनोट करेंगे, इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। यू क्या है, यू इज रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड। तो हियर यू इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे u भी हमारा टू वेरिएबल का फंक्शन है, u में x भी है वेरिएबल और y भी है, तो यू एक्स वाई कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एंड वी एक्स वाई कितना हुआ, ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई। u x y is called real part of function fz and v x y is called imaginary part of the function fz. अब हम आते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो लिमिट क्या होती है फंक्शन की, व्हेन वी से दैट लिमिट z टेंड टू a fz इक्वल टू l। तो पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। लेट fz be a function
function defined in some neighborhood of z naught, defined in some neighborhood of point z naught, then f is said to be have limit, then function f is said to have limit, said to have limit L at point z naught if for every epsilon greater than 0, for every epsilon positive, epsilon greater than 0, there exists there exists a positive number delta greater than 0 such that mod of fz minus L is less than epsilon whenever 0 is less than mod of z minus z naught is less than delta. And symbolically we write limit z tend to z naught fz equal to L. Some remarks about limit. Mod of fz minus mod of L is less than or equal to by property of modulus of real number mod of fz minus w naught thus say this equation 1 thus by 1 mod of fz minus mod of L is less than epsilon whenever 0 is less than mod of z minus z naught is less than delta. तो यहाँ पे देखो क्या है इक्वेशन 1 में mod of fz minus L is less than epsilon whenever 0 is less than mod z minus z naught less than delta. अब ये इनक्वलिटी होती है कि mod of fz minus mod of L whole modulus is less than or equal to mod of fz minus L. fz minus L यहाँ पे L रहेगा. ये होता है कि mod of fz minus L
होल ऑफ मॉडुलस इज लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल, और यहाँ इक्वेशन 1 से क्या है कि मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन implies mod एफ जेड माइनस मॉड एल, this is less than epsilon whenever 0 is less than mod z minus z naught is less than delta। अब ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि limit of fz equal to L, then limit of mod of fz equal to mod of L. This result shows that limit z tend to z naught mod of fz equal to mod of L. Moreover, the function is bounded in some neighborhood of in some deleted neighborhood of z naught। अब बाउंडेड कैसे क्लियर हो रहा है, यहां से है हमारा मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल मॉड ऑफ एल लेस देन एप्सिलॉन। इसी इनक्वलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड and this is less than mod of L plus epsilon whenever 0 is less than mod of z minus z naught is less than delta। This set is nothing but dilated neighborhood of z naught। तो जब ये इनक्वलिटी होल्ड हो रही है, इसका मतलब क्या है, mod of fz is less than some number and greater than some number means fz is bounded। सेकंड रिमार्क है, if limits fz tend to L, if limit fz tend to L as z tend to z naught, then it is unique। And remark number third, if limit z tend to z naught fz equal to L, then limit z tend to z naught fz bar equal to L bar। फोर्थ रिमार्क है कि लिमिट z tend to z naught fz एग्जिस्ट, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका क्या मतलब है, सपोज दिस इज वन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दिस इज पॉइंट z naught। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम क्या देखते हैं, जैसे पहले रियल के केस में क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो वहां पे रियल लाइन पे पॉइंट्स होते थे,
तो कोई पॉइंट है सपोज x इक्वल टू ए, तो अगर x टेंड टू ए कर रहा है रियल लाइन पे, तो या तो x लेफ्ट से ए को अप्रोच कर सकता है, टेंड कर सकता है, या तो फिर x राइट से टेंड कर सकता था। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती थी, तब हम बोलते थे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, बहुत से इंफिनिट नंबर ऑफ पाथ हैं। चाहे हम रियल लाइन के थ्रू जेड को जेड नॉट पे अप्रोच कराएं, टेंड कराएं, चाहे किसी लाइन y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लॉन्ग जेड टेन टू जेड नॉट कराएं, या किसी कर्व के लॉन्ग हम जेड को इस जेड नॉट पॉइंट पे टेंड कराएं, अगर कोई भी डिफरेंट पाथ चूज किया जाए, हर पाथ के थ्रू ये लिमिट सेम आ जा रही है। मतलब लिमिट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, कोई भी पाथ लिया जाए और उस पाथ के थ्रू हम जेड को पॉइंट जेड नॉट पे टेंड कराएं, और हर केस में अगर लिमिट हमारी सेम आ रही है, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ऊपर एक चीज मिस हो गया, मैंने बताया नहीं, जब हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया तो एस से सी में डिफाइन किया। हमने डिफाइन किया था फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू सी, एंड जेड की इमेज को हम डिनोट करते हैं जेड गोज टू एफ जेड, इसी एफ जेड को हम लिखते हैं डब्लू से। तो अब ये एक कन्वेंशन है कि हम डोमेन को एक प्लेन में, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, डोमेन, और जो एफ जेड होते हैं इसको हम अनदर दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। एफ जेड को हम डब्लू से डिनोट कर रहे हैं, इस प्लेन को बोलते हैं डब्लू प्लेन। और जो फर्स्ट वाला डोमेन वाला प्लेन होता है इसको बोलते हैं हम जेड प्लेन, या इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, इसको यू बी प्लेन, इसको बोलते हैं यू एक्सिस, बी एक्सिस। मीनिंग वही है, बस नेम चेंज हो जा रहे हैं। एंड हम वो लिखते हैं एफ जेड इक्वल टू डब्लू। तो लिमिट के बाद आती है कॉन्टिन्यूटी हमारी। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी, a function complex variable function fz, a function fz is said to be continuous, continuous at z tend to z naught, at z equal to z naught, if limit z tend to z naught fz exists and equal to value of the function at z naught, f of z naught, then we say that function fz is continuous at z equal to z naught. And if function is continuous at every point of the domain, then function is said to be continuous for all point in the domain. Again, note a function fz, complex variable function fz equal to uxy. Uxy is a real part of fz plus I vxy. Vxy is imaginary part of function fz is continuous, continuous if and only if uxy and vxy both are continuous. अगर इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटिन्यूअस हैं, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ जेड हमारा कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल में क्या है, नोट, इसको वन बोलो, इसको सेकंड नोट है हमारा।
every polynomial function, polynomial sin z, cos z, trigonometric functions sin z, cos z, exponential e raised to z are all examples of continuous functions. Are all continuous functions. नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी तो डिफरेंशिबिलिटी कहते हैं फंक्शन एफ जेड a function fz is said to be differentiable at z equal to z naught at point z equal to z naught if limit z tend to z naught f of z naught plus h minus f z naught upon h exist। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है then we say that function is differentiable at point z equal to z naught and then we write इस लिमिट को हम डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ जेड नॉट से। लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश जेड नॉट। अब ये एक स्मॉल रिजल्ट है प्रोपोजिशन। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस है। तो इसको इस रिजल्ट को हम प्रूव कर रहे हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेट एफ जेड बी डिफरेंट, एज्यूम कर ले रहे हैं प्रूफ। लेट फंक्शन एफ जेड बी डिफरेंशिएबल at point z equal to z naught। हमने मान लिया कि z equal to z naught पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन हमारा z equal to z naught पर कंटिन्यूअस भी है। तो अब इस पॉइंट z equal to z naught पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट किसके इक्वल होगी, एफ डैश जेड नॉट के। तो देन लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट upon z minus z naught, this limit exists and equal to f dash z naught। इसी लिमिट को ऊपर हमने सेकेंड फॉर्म लिखा नहीं, इसी लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच चाहे तो ये चेक करें, या इसी की इक्विवेलेंट होता है
यहीं पे लिख दे रहा हूं, आर लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। दोनों इक्विवेलेंट हैं। हमने ये वाला फॉर्म लिया है। लिमिट फंक्शन अगर एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट की वैल्यू क्या है? एफ डैश जेड नॉट। नाउ नाउ वी राइट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट। जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, जेड माइनस जेड नॉट से डिवाइड कर दिया। जेड टेन टू जेड नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट। अब लिमिट लेंगे तो क्या आएगा? लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट। अब ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम यूज करेंगे। लिमिट ऑफ एफ जेड इंटू जी जेड इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ एफ जेड इंटू लिमिट ऑफ जी जेड। उस रूल से ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। अब ये फर्स्ट वाली लिमिट क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू एफ डैश जेड नॉट। एंड सेकेंड लिमिट क्या हो जाएगी? जब जेड के प्लेस पे जेड नॉट रखेंगे या जब जेड जेड नॉट को जब अप्रोच करेगा तो जेड माइनस जेड नॉट जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड नॉट इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट। यहाँ पर लिमिट क्या हो गई? लिमिट वैल्यू की इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज एफ जेड इज कंटिन्यूस। दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट, कंटिन्यूस एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या शो किया कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा डिफरेंशिएबल ही हो फंक्शन। कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, converse is not true, converse is not true। कन्वर्स ट्रू नहीं है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश जेड, एफ डैश जेड क्या आ जाएगा? किसी आर्बिट्रेरी जनरल पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेरिवेटिव फंक्शन का। एफ डैश जेड क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट
h टेन टू 0, एफ जेड प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ जेड है हमारा मॉड जेड स्क्वायर, एफ जेड प्लस एच हो जाएगा जेड प्लस एच मॉड होल स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्क्वायर अपान एच। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 मॉड जेड प्लस एच स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड प्लस एच इंटू जेड प्लस एच बार होल बार, और जेड प्लस एच होल बार हो जाएगा जेड बार प्लस एच बार माइनस मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार अपान एच। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0, ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जेड बार प्लस जेड एच बार प्लस जेड बार एच प्लस एच एच बार अपान एच, ये हो गया, सॉरी माइनस जेड जेड बार। अब जेड जेड बार एंड माइनस जेड जेड बार हो जाएगा कैंसल, तो ये बचेगा कितना, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 जेड एच बार अपान एच प्लस जेड बार प्लस एच बार, ये बच गया। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर हम किसी भी पाथ के थ्रू एच को 0 पर टेंड कराएं और हर पाथ के थ्रू अगर सेम लिमिट आ जाए तब हम बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर डिफरेंट पाथ चूज करने पर लिमिट बदल जा रही है, लिमिट चेंज हो जा रही है, तब हम बोलेंगे दिस लिमिट डिपेंड ऑन पाथ। अगर पाथ बदलने पर लिमिट बदल जा रही है मतलब लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रही है, मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अब हम डिफरेंट पाथ चूज करेंगे। नाउ मेकिंग एच टेन टू 0 थ्रू रियल एक्सिस, पहले हम रियल एक्सिस के थ्रू एच को 0 पर टेंड कराएंगे। नाउ मेकिंग एच टेन टू 0 थ्रू रियल एक्सिस, थ्रू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस क्या होता है, रियल एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, रियल एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, इसका इक्वेशन ही होता है y इक्वल टू 0। लेट h इक्वल टू h1 प्लस आई एच टू, हमने मान लिया कि h इक्वल टू h1 प्लस आई एच टू है, h1 इज रियल पार्ट ऑफ h, h2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ h। अब ऑन रियल एक्सिस क्या होगा, ऑन रियल एक्सिस रियल अगर h रियल एक्सिस पे है तो h का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, h2 0 हो जाएगा, तो रियल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, h2 इक्वल टू 0। जब h2 0 हो गया तो h इक्वल टू क्या बचेगा, h इक्वल टू h1 एंड h टेन टू 0 इंप्लाइज h1 टेन टू 0, अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो फिर h1 भी 0 को टेंड करेगा, तो फिर ये लिमिट क्या आ जाएगी, देन एफ डैश जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0 मीन्स h1 टेन टू 0, h1 टेन टू 0 जेड ऑफ, अब h इक्वल टू h1 है, एच इज रियल, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो एच बार क्या हो जाएगा, एच बार भी h1 आएगा, तो ये आ जाएगा h1 अपान h1 प्लस जेड बार प्लस एच बार कितना आ जाएगा, h1 टेन टू 0। अब ये लिमिट क्या हो जाएगी, h1 अपान h1 कैंसिल हो गया, h1 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बचा जेड, यहाँ बचा जेड बार, h1 हो जाएगा 0, h1 टेन टू 0, तो ये आ गया जेड प्लस जेड बार। अगेन अब एक बार हम इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू h को 0 पर टेंड करा रहे हैं, मेकिंग h टेन टू 0 अगेन, मेकिंग h टेन टू 0 h टेन टू 0 थ्रू इमेजिनरी एक्सिस,
इमेजिनरी एक्सिस। तो अब जब इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू एच को हम जीरो पर टेंड कराएंगे तो तब क्या होगा? तो इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस का वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऑन मीन्स ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? तो अगर कोई एच वाई एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो एच का रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, एच वन इक्वल टू जीरो। जब एच वन जीरो हो जाएगा, एच इक्वल टू हमने एच वन प्लस आई एच टू लिया हुआ है, तो एच क्या हो जाएगा? देन एच इक्वल टू हो जाएगा आई एच टू एंड एच टेन टू जीरो implies H1 10 H2 10 to 0। अगर H जीरो को 10 कर रहा है तो H2 भी जीरो को 10 कर रहा है। नाउ अब क्या हो जाएगा? एफ डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेन टू जीरो मीन्स एच टू टेन टू जीरो, जेड एच बार क्या हो जाएगा? यहाँ पर एच इक्वल टू आई एच टू है, तो ये एच बार हो जाएगा माइनस आई एच टू अपॉन एच आई एच टू प्लस जेड बार प्लस एच, एच कितना हो गया? आई एच टू। अब एच टू कैंसिल हो जाएगा, एच टू नॉट इक्वल टू जीरो, आई आई कैंसिल हो गया, तो एच टू टेन टू जीरो, आई एच टू जीरो हो जाएगा। ये लिमिट फाइनली आएगी जेड बार माइनस जेड। अब यहाँ से देखो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, इन दोनों से देख रहे हैं कि जब एक बार हम रियल एक्सिस के थ्रू एच को जीरो पर टेंड करा रहे हैं तो लिमिट आ रही है, कुछ डिफरेंट लिमिट आ रही है, और जब इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू एच को हम जीरो पर टेंड करा रहे हैं तब लिमिट दूसरी आ रही है। एक बार लिमिट है जेड प्लस जेड बार, एक बार है लिमिट जेड बार माइनस जेड। तो दोनों के दो पाथ के थ्रू लिमिट एच को जीरो पर टेंड कराया तो लिमिट डिफरेंट आ गई। इसका मतलब लिमिट जो है पाथ पे डिपेंड कर रही है। हेलो, और जब लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रही है मींस ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर दैट, इज क्लियर दैट लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, लिमिट डिपेंड ऑन पाथ। और जब लिमिट पाथ पे डिपेंड है दिस, दस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दस लिमिट एच टेन टू जीरो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच डज नॉट एग्जिस्ट। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है? दिस implies एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस implies फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब है हमारा कॉसी रीमान इक्वेशन, कॉसी रीमान इक्वेशन, कॉसी रीमान इक्वेशन, इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं सी आर इक्वेशन। ये क्या होता है कॉसी रीमान इक्वेशन? इफ एफ जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई plus I Vxy. Uxy is real part of fz and Vxy is imaginary part of fz. Then the equations del u over del x equal to del v over del y
एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। दीज टू इक्वेशंस, या इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर अनदर नोटेशन में u सब x इक्वल टू v सब y एंड u सब y इक्वल टू माइनस b सब x। These two equations are known as Cauchy-Riemann equation. Then these equations are known as Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equation. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर फंक्शन हमारा, यहाँ पे फंक्शन क्या दिया था, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। एक्चुअली हम एक्स वाई नहीं पढ़ते बार बार, मतलब यू बोल रहा है यू इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, मीन्स यू इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, मीन्स बी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल। यू भी दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और टू वेरिएबल फंक्शन है। रियल वेरिएबल फंक्शन मीन्स कि एक्स वाई की कोई भी वैल्यू देंगे, यू एक्स वाई की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी। बी एक्स वाई इज आल्सो टू वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन, मीन्स एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू देंगे, बी एक्स वाई हमेशा एक रियल नंबर आएगा। u is real part of fz and b is imaginary part of fz। इन दोनों इक्वेशंस del u over del x इक्वल टू del v over del y एंड del u over del y इक्वल टू माइनस del v over del x, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं कॉसी रीमान इक्वेशन। कहीं कहीं इसी del u over del x को हम डिनोट करते हैं u सबस्क्रिप्ट x, इसको u सब बोलते, u सब x बोलते हैं। u सब x इक्वल टू v सब y एंड u सब y इक्वल टू माइनस b सब x। अब हम पोलर फॉर्म में देखेंगे काशी रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या होगा। तो काशी रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, काशी रीमान इक्वेशन when function is given in polar form, in polar form काशी रीमान इक्वेशन क्या होगा। तो पोलर फॉर्म में क्या दिया होगा, z इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। यहाँ पे है एफ जेड इक्वल टू, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी यू प्लस आई वी। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म में z इक्वल टू क्या होता है, आर ई रेस टू आई थीटा। u प्लस आई वी इक्वल टू हमने लिख दिया आर ई रेस टू आई थीटा। ओके, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल बी ओवर डेल आर। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ आर ई रेस टू आई थीटा का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ आर ई रेस टू आई थीटा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा कांस्टेंट है, ई रेस टू आई थीटा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ई रेस टू आई थीटा। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियली। अगेन फर्दर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल बी ओवर डेल थीटा इक्वल टू, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आर कांस्टेंट रहेगा,
तो जब आर कांस्टेंट रहेगा तो एफ आर ई रेज टू आई थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आर, ये एफ डैश आर ई रेज टू आई, ये हो जाएगा एफ डैश आर ई रेज टू आई थीटा इंटू आई आर, ये हो गया। इंटू आई आर ई रेज टू आई थीटा आएगा, ई रेज टू आई थीटा। अब देखो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इंप्लाइज डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल बी ओवर डेल थीटा इक्वल टू आई आर एफ डैश आर ई रेज टू आई थीटा इंटू ई रेज टू आई थीटा। अब इक्वेशन नंबर 2 से ई रेज टू आई थीटा इंटू एफ डैश आर ई रेज टू आई थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू आई आर एफ डैश आर ई रेज टू आई थीटा इंटू ई रेज टू आई थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से है डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल बी ओवर डेल आर, ये वैल्यू हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्या आ जाएगा? दिस गिव्स डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई डेल बी ओवर डेल थीटा इक्वल टू आई आर डेल यू ओवर डेल आर माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1 माइनस आर डेल बी ओवर डेल आर। लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रियल पार्ट इक्वल होंगे एंड दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे। दस वी हैव दोनों साइड के रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? पहले दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आर डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू डेल बी ओवर डेल थीटा। और सेकेंड इक्वेशन आएगा जब रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो डेल यू ओवर डेल थीटा इक्वल टू माइनस, सॉरी, हाँ, माइनस आर डेल यू ओवर डेल आर, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डेल यू ओवर डेल आर, आर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा ये है डेल बी ओवर डेल आर। फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल आर डेल बी ओवर डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। These two equations are Cauchy-Riemann equation in polar form. Cauchy-Riemann equation in polar form. These two equations are known as Cauchy-Riemann equation in polar form. Okay, thank you. Next lecture अगले वीडियो